हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये है हमारा लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। फिर कल से स्टार्ट करेंगे हम अपना न्यू चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, राइट। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देन ऑफ-बो रूल्स। कुछ रूल्स गिवन हैं कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल्स के अंदर कर सकते हैं। जैसे ऑफ-बो रूल्स होगा, पॉलीज एक्सक्लूजन रूल्स होगा, हंट्स रूल होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चे हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो बच्चा, ये प्रिंसिपल, ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हेजनबर्ग का, ये कहता क्या है? इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट एग्जैक्टली बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्पॉसिबल है कि हम, ये पार्टिकल की बात कर रहा है और यहाँ पे हम पार्टिकल बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर मोमेंटम को डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ही बैठा है, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है तो हम उसकी पर्टिकुलर पोजीशन नहीं बता सकते। ये कहा हमारे हेजनबर्ग ने, ठीक है। अब देखिए, ये है हमारा, इसमें जो हेजनबर्ग ने हमारा दिया ये फॉर्मूला, ये है डेल्टा पी मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। और आपको पता है बच्चा कि डेल्टा पी जो मोमेंटम है, पी मोमेंटम, मोमेंटम किसके इक्वल होता है? P इक्वल्स टू एम वी। जहां पे मास तो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहेगा, मास थोड़ी ना वेरी करता है, उसकी वेलोसिटी वेरी करेगी। तो क्या करेंगे? m डेल्टा v, क्योंकि वेलोसिटी वेरी करेगी, मल्टीप्लाई डेल्टा x, जो डेल्टा x क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। और अगर मैं इस कांस्टेंट m को मैं इधर ले जाऊं, क्योंकि यहाँ सारी चीजें कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा v मल्टीप्लाई डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m। यानी कि ये हेजनबर्ग कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो या तो इक्वल होगी या बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। किससे ग्रेटर होगी? h अपॉन 4 पाई से। पाई आपको पता है 3.14 या फिर 22/7। 4 तो 4 कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। देखो, अब इसने ये तो बोल दिया कि इम्पॉसिबल है टू मेजर और कैलकुलेट बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। अगर आपने कोशिश की नहीं हम तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता करके ही रहेंगे, तो आपने क्या किया बच्चे? मान लो आपने लिया कोई एक पावरफुल माइक्रोस्कोप, राइट। आपने लिया, यहाँ बना देती हूँ मैं, यहाँ बनाते हैं, चलो। आपने लिया कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है। मान लो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये एटम है, ठीक है, ये है मेरा इलेक्ट्रॉन, ये बैठा मेरा इलेक्ट्रॉन। पावरफुल माइक्रोस्कोप लिया। अब उस माइक्रोस्कोप के अंदर से चीजें आपको कब दिखती हैं? जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी आईज में आएंगी। अगर वो लाइट जब इस पे रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि जब वो इस एटम के ऊपर जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब बच्चा लाइट जाएगी, तो लाइट क्या है? हमने लाइट क्या बोला? अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। तो इसे एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन को लाइट स्ट्राइक करेगी, इसे मिलेगा फोटोन। फोटोन मिलते ही इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आते ही इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। अब वो वहां यहाँ है, अब उसकी जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ प्रेजेंट है हमारा इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे कि आपने क्वांटम नंबर्स में तो पढ़ाया था कि हम पता लगा सकते हैं कि इस शेल में प्रेजेंट है, इस सब शेल में प्रेजेंट है, इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और अपोजिट स्पिन में है। चारों क्वांटम नंबर्स बताए थे। लेकिन बच्चा, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो मैंने बोला था एक वर्ड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है बच्चे? कि हमारे इलेक्ट्रॉन की उस
एरिया में, उस रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, लेकिन आप पर्टिकुलर पोजीशन नहीं बता सकते हो एक इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि हमें ये पता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, लेकिन इस ऑर्बिटल में किसी पर्टिकुलर इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो इसी पे बेस्ड है हमारा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी मोमेंटम और पोजीशन हम नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन की। ये इसने बोला था किसी भी पार्टिकल के लिए, लेकिन यहाँ पार्टिकल हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, राइट। फिर इसने एक प्रोडक्ट दिया था डेल्टा पी डेल्टा एक्स, यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का प्रोडक्ट, जो कि ग्रेटर और इक्वल होगा h/4 के। फिर p मोमेंटम की वैल्यू हमने यहाँ रखी mv, m कांस्टेंट है हमारा, तो एक फॉर्मूला ये भी हमारा निकल के आएगा, एक ये है फॉर्मूला, एक हमारा फॉर्मूला ये है, राइट। तो ये कंप्लीट हो गया आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो बच्चों, ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमने जब क्वांटम नंबर पढ़ा तो मैंने यहाँ लिखा था कि जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किए गए हैं, एक्सेप्ट लास्ट वाला स्पिन क्वांटम नंबर। सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं किया गया, बाकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों क्वांटम नंबर्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किए गए हैं। अब देखो श्रोडिंगर ने कैसे सोचा कि कोई शेल होगा, वहां इलेक्ट्रॉन होगा, फिर शेल के अंदर भी सब शेल होगा, फिर सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो देखो श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जो है ये H है, ये शाई है, ये E है, शाई है, ये उसने इक्वेशन दी। जो H के ऊपर ये जो एरो है इसे बोलते हैं बच्चा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये है, ठीक है। शाई क्या है, वेव फंक्शन, दिस इज नॉन एज शाई, शाई बोलते हैं इसे, दिस इज वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। E क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब सिस्टम जो मैंने यहाँ 2 बार सिस्टम लिखा, आप सोचोगे सिस्टम क्या है। सिस्टम बच्चे कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, अगर मैं किसी एटम की बात करूंगी एटम के कॉन्टेक्स्ट में तो वो एटम भी हो सकता है और वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो देखिए सबसे पहले वेव फंक्शन, टोटल एनर्जी तो आपको पता है एनर्जी, वेव फंक्शन क्या है। देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि डुअल नेचर के बारे में पढ़ा था हमने, एक पार्टिकल नेचर पढ़ा था, एक वेव नेचर पढ़ा था। तो बच्चा जो हमने पढ़ा था ये वेव नेचर, तो ये जो वेव है, वेव का जो एम्पलीट्यूड यानी वेव की जो ये हाइट है इसी को ही बोलते हैं शाई। शाई क्या है, वेव का जो एम्पलीट्यूड है, या फिर सिंपल सी लैंग्वेज में वेव की जो हाइट है उसे ही बोल दिया गया यहाँ शाई। शाई यानी कि हमारा वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, राइट। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, देखो इसके बारे में ना अगर आपको डीपली पढ़ना है तो बच्चे उसके लिए आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इंजीनियरिंग में ही इसके बारे में डीपली जाओगे, ठीक है। आपके 12th लेवल पे या आपके नीट लेवल पे इतना इनफ है कि ये देखो है, ये भी बहुत है वरना आता नहीं है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है बच्चे, जैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़ते हैं ना, ऑपरेशंस पढ़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, राइट। इसी तरह से हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है, ये डबल डिफरेंशिएशन करता है। डबल डिफरेंशिएशन क्या है, जैसे कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल की डबल डिफरेंशिएशन का, डबल डिफरेंशिएशन यानी कि डी स्क्वायर एक्स, अगर एक्स का डबल डिफरेंशिएशन करना है डिवाइडेड बाय डी वाई, हम ऐसे करते हैं ना डबल डिफरेंशिएशन, ये तो कॉमन सी बात है आपको पता होगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई, ये करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। लेकिन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बच्चे किसका डिफरेंशिएशन करता है, ये है कंप्लीट डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई, ये है कंप्लीट डबल डिफरेंशिएशन, ये है क्या राइटिंग है मेरी, रुको, ये है हमारा कंप्लीट डबल डिफरेंशिएशन, ओके, कंप्लीट डबल डिफरेंशिएशन है। और ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ना, ये वेव फंक्शन का पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन करता है।
ये क्या करता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वेव फंक्शन का, इतना याद रखो, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं इसी तरह से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो कि वेव फंक्शन क्या है, किसी भी वेव का जो एम्पलीट्यूड है यानी कि वेव की जो हाइट है उसे ही हम बोलते हैं शाई वेव फंक्शन। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर उस वेव फंक्शन का पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन करता है। अब हमने इससे पहले हेजनबर्ग में पढ़ा कि ये बता पाना इम्पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है, उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, राइट। तो श्रोडिंगर जो है उसने कहा ठीक है ये बता पाना इम्पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसने एक रीजन बता दिया और उस रीजन को इसने क्या बोला, ऑर्बिटल। जैसे हम बोलते हैं ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम पढ़ते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में कि कितने इस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। और एक बात और हमने पढ़ी थी कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसी होनी चाहिए बच्चे, अपोजिट। अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्लॉकवाइज, ठीक है, रिपल्शन को अवॉइड करने के चक्कर में, ठीक है। तो श्रोडिंगर ने बोला ठीक है एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हम इलेक्ट्रॉन की, तो हम एक रीजन को डिफाइन कर देते हैं कि हाँ भाई इस रीजन के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जैसे कि मान लो कोई पर्सन बाहर है, उसे ये पता है कि आप घर में हो लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं पता कि आप घर में एग्जैक्ट किस पोजीशन पे हो, राइट। एग्जैक्टली आप घर में किस पोजीशन पे हो नहीं बता सकता वो, तो इसीलिए उसने आपका जो घर है उसको बोल दिया ऑर्बिटल, और आप उस ऑर्बिटल में कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट हो लेकिन ये नहीं पता कि एग्जैक्टली इस पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकता है आप अभी यहाँ आपने बर्गर खाया आप उधर सरक गए, पिज्जा मिला उस डायरेक्शन से कहीं से तो आप पिज्जा के लिए उस रूम में चले गए, तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते लेकिन ये पता है कि आप घर में हो। तो इसी तरह से ये पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है लेकिन ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली किस पोजीशन पे है, राइट। तो इसीलिए जो ऑर्बिटल है इसमें इसने बोला कि ये वो रीजन है जहां हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा बट एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, राइट। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बच्चा आपके लिए इतना ही इनफ है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मल्टीप्लाई वेव फंक्शन इक्वल्स टू टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई वेव फंक्शन। वेव फंक्शन समझ में आ गया, वेव का एम्पलीट्यूड यानी वेव की हाइट, इसे क्या बोलते हैं शाई। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर समझ में आ गया, ये पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन करता है किसका, शाई का, वेव फंक्शन का। डीपली पढ़ना है तो बच्चे आपको इंजीनियरिंग लेवल का पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको आगे अपनी बैचलर्स मास्टर्स उसी में करनी पड़ेगी, ओके। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम टॉपिक पे। देखो बच्चा, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया हमने, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ लिया, अब है हमारे रूल्स। तो सबसे पहला रूल क्या है, ऑफ बो प्रिंसिपल। हम क्वांटम नंबर्स पढ़ चुके हैं, एक बार समराइज करा देती हूँ आपको। जैसे कि मान लो हमने ले लिया n इक्वल्स टू 2, राइट। तो n इक्वल्स टू 2, n क्या है हमारा, शेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब मान लो मैंने ले लिया इसके अंदर एक है 2s एक है 2p, तो ये जो s और p है ये क्या है, सब शेल, और सब शेल कौन सा है हमारा बच्चे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल l से, ठीक है। अब इसके अंदर ले लिया मैंने एक डब्बा, p के अंदर आएंगे हमारे 3 डब्बे, लास्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। ये जो डब्बा है इसको क्या बोलते हैं बच्चा, ऑर्बिटल, ठीक है। और ये हमारा कौन से क्वांटम नंबर से आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये 3 डब्बे हैं ये भी क्या है हमारे ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या फिल होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, एक की क्लॉकवाइज तो एक की एंटी क्लॉकवाइज, एक की क्लॉकवाइज तो एक की एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो अपोजिट स्पिन से फिल हुए हैं ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर 4, राइट। सबसे पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे बोल दिया शेल, n इक्वल्स टू 2। दूसरा क्वांटम नंबर 2s 2p, sp क्या है, सब शेल्स। हमारा कौन सा क्वांटम नंबर है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्बिटल्स, ये डब्बे ऑर्बिटल्स, ये कौन सा क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके नीचे हमारे पास ऑर्बिटल्स में जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूंगी विद अपोजिट स्पिन तो क्या आएंगे हमारे पास, स्पिन क्वांटम नंबर।
ठीक है, ये रिवाइज हो गया, आपको क्वांटम नंबर्स पता चल गया। शेल के नीचे सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और कौन से अपोजिट स्पिन के, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट। अब देखिए ऑफ्बो प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ऑफ्बो प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा था 1s 2p 2d 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s 5s 5p 5d 5f 5g, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब हम इनको कैसे फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने लिख दिया सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिख के बताओ कैसे लिखोगे। पहले किसको फिल करोगे, 2s को फिल करोगे, 1s को फिल करोगे, 3p को फिल करोगे, किसे फिल करोगे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऑफ्बो ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमेशा उन ऑर्बिटल्स में होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है उस ऑर्बिटल में बाद में फिल होगा, जिसकी कम एनर्जी है उस ऑर्बिटल में पहले होगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर की जो एनर्जी होगी उस ऑर्डर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। अब वो एनर्जी आप कैसे याद रखोगे, 1s 2s 2p, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसा मुझे मेरे टीचर ने बताया था ना एक ट्रिक, वही मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल सा याद हो जाएगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल तो सबने सुना ही होगा, ठीक है। तो देखो ये लिखो आप, सिंपल सी चीज लिखनी है आपको, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दो बार बोला हर एक वर्ड को, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसी में हो जाएगा आपका काम। देखो एस से बच्चा स्कूल स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। किसी और स्कूल का कोई और ट्रिक हो आपके पास तो आप वो भी कर सकते हैं, मेरे पास तो यही थी क्योंकि मेरे टीचर ने यही पढ़ाया था तो मुझे माइंड में तब से यही फिट है, राइट। तो देखो अब इनके आगे नंबरिंग करनी है। 1 हमें पता है कि हमारे पास एस में सिर्फ एक ही हमने पढ़ा था कि एस में हमारे पास जो है वो एक ही सबशेल होता है जो कि होता है एस, राइट। तो 1s फिर 2s, 2s के 2s 2p, 2 में 2 थे, फिर 3 में क्या थे spd 3s 3p, d बाद में आएगा इसमें क्योंकि d की एनर्जी ज्यादा होती है 4s के कंपैरिजन में, तो इसीलिए 3s 3p 3d, फिर 4 भरना है 4s 4p 4d, अब 5 भर दो 5s 5 कहाँ गया हमारा 5p, और देखो एक सेकेंड गड़बड़ हो गई, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, 4s में 4 होते हैं 4s 4p 4d, अब f ढूंढो कहाँ है हमारे पास, ये रहा 4f कंप्लीट। अब भरते हैं 5 में क्या जाएगा हमारे पास 5s 5p 5d, अब भरो 6s 6p 7s, ऐसे सोन चलता चला जाएगा। आपके लिए इतना ही जरूरी है, सिर्फ 5 के बाद भी हम भरेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक बार और आ जाएगा हमारे पास ये फेमस, नीचे लिखती हूँ मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5d तक भरा था हमने, तो 5d के बाद आ जाएगा हमारा 5f, और ये आ जाएगा 6p भरा था हमने, फिर 6d 7p 8s। मतलब आपके लिए सिर्फ इतना याद रखो, हर एक चीज को 2 बार बोलो, स्कूल 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 स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब नंबरिंग कर दो, आपको पता है कि 1 जो फर्स्ट हमारा शेल है, शेल नंबर 1 है, उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है हमारे पास, एक ही सबशेल है s, तो 1s। हमारे पास जो 2 है, सेकेंड नंबर का जो हमारे पास ये है शेल है, उसमें 2 सबशेल हैं 2s 2p, 3 वाले में 3 सबशेल हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितना शेल नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स होते हैं, तो 3s 3p 3d। 4 वाले में 4 शेल नंबर 4 है, तो शेल नंबर 4 में टोटल सबशेल कितने होंगे 4, तो 4s 4p 4d
4f। अब 5 वाला फिल करना है, तो 5 वाले में कितने शेल नंबर है 5, तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे 5, 5s 5p 5d 5f। 6 वाले में 6s 6p 6d, 7 वाले में 7s 7p, ऐसे ही सो ऑन बस। लेकिन आपके लिए इतना ही इनफ है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको वो नहीं देगा, राइट। आगे समझ में। अब देखिए बच्चे ये जो हमने पढ़ी है, अब इसकी एनर्जी देखते हैं। इसकी एनर्जी जाएगी ऐसे ऐसे, मैं इससे करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। यानी कि 2s की एनर्जी ज्यादा एज कम्पेयर टू 1s, 2p की ज्यादा, 3s की ज्यादा, इस तरह से। ये है इसका एनर्जी का ऑर्डर, इस ऑर्डर में फिल होंगे, राइट। इस ऑर्डर के अंदर हमारे फिल होंगे, ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस ऑर्डर में होगी। यानी सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3s भर जाएगा, फिर 3p में। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। अब ये जो ऑर्डर है बच्चा, ये है हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। यानी कि जैसे कि सोडियम हो गया, जैसे कि पोटेशियम हो गया, जैसे कि हीलियम हो गया। मैं हीलियम प्लस नहीं बोल रही हूँ, अगर बच्चा मैं हीलियम प्लस बोलूंगी तो वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशी हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैं बोल रही हूँ सिर्फ हीलियम, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो भी ऐसे ही फील होगा, राइट। अब देखिए ये है हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, यानी कि मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर अब मैं बात करती हूँ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, तो कैसे बताओगे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यानी कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जैसे हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 बेरिलियम प्लस 3 हमारा हो जाएगा। एंड हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, तो इसमें कैसे आएगा देखो, सिमिलरली यही फिल करना है आपको 1s 2s 2p 3s 3p 3d। इन दोनों में डिफरेंस ये है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में तो 2p की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2s। यहां क्या होगा, सिर्फ शेल नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा उन्हीं की एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन जो सब शेल्स होंगे एक ही शेल नंबर के, उनकी एनर्जी सेम होगी। जैसे 2 शेल नंबर 2 है, उसके 2 सब शेल है, एक 2s एक 2p। शेल नंबर 2 की एनर्जी ज्यादा होगी शेल नंबर 1 से, लेकिन इसके जो दोनों सब शेल्स हैं 2s और 2p, इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, 2s की भी और 2p की भी। सिमिलरली शेल नंबर 3 की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू शेल नंबर 1, एज कंपेयर टू शेल नंबर 2। लेकिन 3s, इसके जो सब शेल्स हैं 3 s p और d, इन तीनों की एनर्जी सेम होगी। अनलाइक जैसे इसमें था, इसमें एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के केस में इनकी एनर्जी इक्वल होगी, राइट। तो वो सब शेल्स बच्चे जिनकी एनर्जी सेम होती है, जैसे 2s 2p, जैसे 3s 3p 3d, तीनों की एनर्जी सेम है, तो वो सब शेल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उन सब शेल्स को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट सब शेल्स। उन सब शेल्स को बच्चे हम बोलते हैं डीजेनरेट सब शेल्स, राइट। अब एक और रूल है n+l रूल, यानी कि आपको मान लो दे दिया, अब आप ये ऐसे कैसे याद रखोगे, मान लो आपको दे दिया 4p दे दिया, आपको हमारे पास 4d दे दिया, 6s दे दिया, बताओ इलेक्ट्रॉन किस में पहले फिल होगा। अब आप भाई ये करने बैठोगे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, इतना टाइम नहीं रहेगा। तो सिंपल सी चीज है, ये रूल देखो, जिसका n+l यानी शेल नंबर और सब शेल की वैल्यू जिसकी कम होगी वो सबसे पहले फिल होगा। अगर मान लो 2 सब शेल्स की वैल्यू सेम है, n+l के 2 सब शेल्स की वैल्यू सेम है, तो फिर किसे पहले फिल करोगे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो वो भी देखिए, जैसे कि समझाती हूँ मैं आपको अभी। ये तो समझ में आ गया आपको, ये नोट डाउन कर लिया होगा, अब इसे रब करते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास है 4d, देखो अगर आपके पास दिया हो 5s 5p 5d, तो किसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या बोला इसने n+l, इसका n क्या है, n तो सबका 5 है, n 5 है, l की वैल्यू s सब शेल कब आता है, जब हमारे l की वैल्यू क्या आती है बच्चे 0, 5 + 0 क्या आ जाएगा 5, ये n की वैल्यू 5, l क्या आएगा, l
नंबर 1 होता है, एल की वैल्यू जब 1 होगी तब हमारा पी सब शेल आता है। तो पी की वैल्यू क्या है 1, 5 + 1 6। यहाँ पे डी में क्या होगा, एन की वैल्यू 5, एल की वैल्यू जब हमारे एल यानी कि एल सब शेल की वैल्यू 2 होती है, जब हमारा डी सब शेल आता है, एल की वैल्यू 2 सब शेल आएगा डी, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा 7। अब इसने बोला n+l रूल कह रहा है कि जिसका n+l की वैल्यू कम उसे पहले फिल करते हैं, यानी 5s पहले फिल होगा, फिर 5p फिल होगा, फिर 5d फिल होगा। आ गई समझ में? लेकिन ये तो आ गई समझ में, ये तो आप इजीली बता सकते हो सॉरी। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मान लो अगर n+l की वैल्यू सेम आई तब क्या करेंगे? कैसे सेम आ सकती है? जैसे मान लो 4d 5p 6s, ठीक है 6s। अब देखो 4d में n की वैल्यू 4, शेल नंबर है 4, n की वैल्यू यानी 4, प्लस d कब आएगा? जब मेरे n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, जब d आएगा 4 + 2 6 टोटल, n+l की वैल्यू आ गई 6। 5p शेल नंबर कितना है 5, यानी n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। p यानी l की वैल्यू क्या है 1, 5 + 1 6। सिमिलरली इसमें n की वैल्यू 6 प्लस s सब शेल कब आता है? जब l की वैल्यू 0 होती है, तो 0 क्या आ जाएगा 6। अब कहोगे कि अब तो कंफ्यूजन हो गई, किसे पहले फिल करें? अब n+l रूल जो है उसके अकॉर्डिंग तो तीनों की वैल्यू 6 आई, अब किसे फिल करेंगे? अब बच्चे उसे फिल करेंगे पहले जिसकी क्या लिखा है, देन द सबशेल विद लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसे पहले फिल करेंगे। एक तो पहले लिखा n+l की वैल्यू कम होगी उसे पहले फिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे n+l की वैल्यू सेम आ गई, अब उसे पहले फिल करेंगे जिसके n की वैल्यू कम है। और n की वैल्यू तीनों में से किसकी कम है? ये 4 है, n की वैल्यू ये 5 है, ये 6 है, तो इसीलिए पहले 4d फिल करा जाएगा, फिर 5p फिल किया जाएगा, फिर 6s फिल किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी करते हैं, हमारे पास 2 रूल्स बचे हैं, अभी नेक्स्ट रूल करते हैं। देखिए ये लास्ट हमारे 2 रूल्स रहते हैं। ओफ्को प्रिंसिपल आई थिंक आपको समझ में आ गया है, n+ रूल भी समझ में आ गया है, n+l रूल। अब देखिए बच्चा हम पढ़ते हैं हंस रूल। हंस रूल क्या कहता है कि हंस रूल देखो, जैसे कि 2p है, मान लो हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हमें फिल करने हैं, राइट? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमें फिल करने हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कर दो कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें और फिर एक इस p में। हंस रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऑर्बिटल्स के अंदर जब तक नहीं होगी, जब तक उस पर्टिकुलर सब शेल के जितने भी ऑर्बिटल्स है उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल ना किया जाए। यानी कि जैसे कि मान लो एक घर में, मान लो हम बोलते हैं एक घर में मान लो 3 बच्चे हैं, मैं पी सब शेल को लेके चल रही हूँ। एक घर में 3 बच्चे हैं, ठीक है, आपके पास 2 चीजें हैं या फिर मतलब कोई ऐसी चीज है, जैसे मान लो आप कुरकुरे लेके आए हो, 3 बच्चे हैं आपके पास, 3 कुरकुरे हैं, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि हाँ एक ही बच्चे को तीनों कुरकुरे दे दिए, या फिर मैक्सिमम अगर एक बच्चे को 2 दे सकते हो, एक बच्चे को 2 कुरकुरे दे दिए, कुरकुरे का पैकेट दे दिया, एक बच्चे को 1 कुरकुरे का पैकेट दे दिया, ऐसा तो आप नहीं करोगे, राइट? तो इसका कहने का मतलब भी यही है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जब तक नहीं होगी, आप किसी बच्चे को 2 कुरकुरे का पैकेट जब तक नहीं दोगे जब तक तीनों बच्चों के पास इक्वली नहीं हो जाते। सिमिलरली कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले सिंगल होगी, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल होंगे, अब उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने और आपने एक में 2 कर दिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो एक ऑर्बिटल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया और एक ऑर्बिटल में आपने 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। दिस इज नॉट फेयर, सिंपल। तो इसने यही कहा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, पहले आपको तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन डालने होंगे, अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करना चाहते हो अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, पहले तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक ऑर्बिटल में देने होंगे। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 3d है, d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इन टोटल 3d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट?
देखिए, अगर मान लो हमारे पास 3D में फिल करने के लिए बचे हैं हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप ऐसे फिल नहीं कर सकते कि 1 2 3 और फिर इसी में 4 ना, ऐसे नहीं, या फिर ऐसे भी नहीं कि आपने दो डब्बों में, दो ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, बाकी खाली छोड़ दिए। ये गलत हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, गलत है। आप पहले चारों और जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन्स को पहले एक एक फिल करो। 5 ऑर्बिटल थे, इलेक्ट्रॉन 4 थे, तो कोई बात नहीं, चार ऑर्बिटल में तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये कन्फिग्रेशन सही है। पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ये नहीं कि बाकियों को तो कुछ मिला ही नहीं और पेयरिंग करके बैठ गए आप शुरू के ऑर्बिटल्स में, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हंस रूल कह रहा है। This rule states that pairing of electron in the orbital belonging to same subshell, same subshell है क्योंकि ये d के ही orbitals हैं, does not takes place until, जब तक each orbital belonging to that subshell is singly occupied, जब तक हर एक ऑर्बिटल, एक पर्टिकुलर सबशेल के हर एक ऑर्बिटल को जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता तब तक बच्चे आप पेयरिंग शुरू नहीं कर सकते, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पोली क्या कह रहा है ये तो आपको पता है। पोली ने एक तो ये कहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये नहीं है कि आप एक ऑर्बिटल के अंदर 4-5 घुसाए जा रहे हो इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, एक ऑर्बिटल के अंदर यानी एक इस डब्बे के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन भी अपोजिट होनी चाहिए, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, सेम स्पिन नहीं होगी, राइट। एक और चीज कहा पॉली ने, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे उनके सभी क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। जैसे मान लो हमने ले लिया 1s, 1s से समझाती हूँ आपको, 1s तो इसका शेल नंबर क्या है, इसमें मान लो फिल है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका शेल नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी l, l क्या है s, s क्या है, s सब शेल यानी 0। s कब आता है, जब सब शेल, जब s सब शेल कब आएगा, जब l की वैल्यू 0 होगी। और m क्या होता है, m होता है -l से +l, तो 0 तो बच्चा 0 ही होगा, ठीक है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन में n भी सेम है, दोनों का शेल नंबर सेम है, दोनों का सब शेल भी सेम है, और ऑर्बिटल नंबर भी सेम है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में फिल है। अब मेन जो खेल है वो खेल जाएगा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, अगर मैं +½ को क्लॉकवाइज बोल दूंगी तो मैं -½ को एंटी क्लॉकवाइज बोल दूंगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो डिफर कर जाएगा। अगर हम बात करते हैं एक ही शेल के में एक ही सबशेल, यानी शेल एक है उसमें सबशेल भी सेम है, सबशेल के अंदर जो हमारा ऑर्बिटल नंबर है वो भी सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, स्पिन क्वांटम नंबर में। अगर एक इलेक्ट्रॉन +½ है, यानी कि अगर मैं +½ को, ऐसा फिक्स नहीं है कि आप +½ को क्लॉकवाइज ही बोलेंगे, +½ को एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं एज्यूम कर रही हूं कि मान लो आपने मान लिया कि +½ क्लॉकवाइज है, तो एक इलेक्ट्रॉन का +½ आएगा तो दूसरे का स्पिन क्वांटम नंबर -½ आएगा, क्योंकि दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। इट मीन्स पोलीज एक्सक्लूजन लॉ कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके सभी क्वांटम नंबर्स सेम नहीं होंगे, राइट। तो फाइनली ये हमारा चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो खत्म होता है। ये फाइनल था, हमारा लास्ट लेक्चर था। कल से स्टार्ट करेंगे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को, चैप्टर नंबर 3 हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का, राइट। अगर आपको कोई कमेंट करना हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो, कोई टॉपिक रिपीट करना हो, या मैं किसी और तरीके से पढ़ाऊंगी उस टॉपिक को फिर जो आपको समझ में आए, ठीक है। तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा।